जिस सब्जेक्ट पर स्पेशल सेशन करने जा रहे हैं वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। इस एक्ट को प्रॉपरली प्रिपेयर करने के लिए हम इसको दो आस्पेक्ट से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक आस्पेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्टिव और दूसरा आस्पेक्ट जो है वो इसका सब्जेक्टिव। अभी आज के इस लेक्चर में हम इसका जो सब्जेक्टिव आस्पेक्ट है उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी रिक्वायरमेंट है और सब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए हमने टोटल जो है वो 19 क्वेश्चंस फार्मूलेट किए हैं, लेकिन आज की इस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन जो है हम 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपके सामने उन क्वेश्चंस को रखता हूँ और फिर वन बाय वन हम इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स की रोशनी में इनके आंसर लेने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने फार्मूलेट किया है वो है डिस्कस इन डिटेल ऑब्जेक्ट ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 विद रेफरेंस टू इट्स प्रोविजंस। सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट जिसको सेंटेंसिंग पॉलिसी जजमेंट के नाम से भी याद किया जाता है उससे ही फार्मूलेट किया है, क्योंकि ये एक पोटेंशियल जजमेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये सेंटेंसिंग पॉलिसी विद रेफरेंस टू CNSA दी गई, उसी पे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन फार्मूलेट हुआ है वो ये सेक्शन 9 पे है। इट इज़ कॉन्स्पिक्यूअसली नोटिसेबल दैट sentences provided by CNSA 1997 are prescribed with reference to quantity of the recovered contraband narcotic substance and not with the reference to the kind or nature of the recovered contraband narcotic substance. Discuss in the light of landmark judgment given by Lahore High Court Lahore, reported as PLD 2009, page 362 Lahore. Question number 3, discuss concept of bail with reference to section 51 under CNSA 1997. Question number 4, as per section 36, reports of government analyst shall be admissible as an evidence of the facts stated therein without formal proof, and such evidence shall, unless rebutted, be conclusive. What are the essential requirements if not complied with by government analyst while preparing reports regarding narcotic, drugs, psychotropic substances, controlled substances? Report become inconclusive, suspicious and untrustworthy. Discuss in the light of section 35, 36, rule 6 of government analyst rules 2001 and landmark judgment known as protocol judgments reported as the state versus Khairul Bashir 2019 SCMR page 930 and PLD 2020 Supreme Court page 57 the state versus कैसर जवेद खान। इसके साथ एक और क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे वो है टू व्हाट एक्सटेंट CRPC इज एप्लीकेबल इन CNSA केसेस। डिस्कस विद रेफरेंस टू सेक्शन 25, 47 एंड सेक्शन 51। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। हम एक ओवरऑल स्कीम CNSA की डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उस पर क्वेश्चन जो फार्मूलेट हो सकता है वो ये है डिस्कस द ओवरऑल स्कीम ऑफ CNSA एक्ट 1997। ये फेलोस, अगर अब हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ CNSA 1997, discuss it with reference to its provisions. Dear fellows, as you know, every preamble of any enactment spells out the object and purpose of that piece of legislation. Likewise, CNSA का भी जो preamble है ये spell out करता है कि इसका purpose क्या है बुनियादी। जब हम इसकी preamble को peruse करते हैं तो इसके preamble के अंदर जो मेजर 2 ऑब्जेक्ट्स इसके दिए गए हैं, पहला उसमें यह है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस
फॉर व्हाट पर्पस? टू कंट्रोल देयर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रैफिकिंग। और दूसरा ऑब्जेक्ट इसका ये बताया गया, टू रेगुलेट द ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ नार्कोटिक एडिक्ट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू। अगर मैं ये बात कहूं कि ये दो ऑब्जेक्ट के गिर्द 78 जो सेक्शंस हैं CNSA के, वो सेंटर अराउंड करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए कि जब हम ईच सेक्शन ऑफ CNSA को पेरूज करते हैं, वो समहाउ आर द अदर लीड करता है टुवर्ड्स दीज टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहला ऑब्जेक्ट देखें, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज, इसका पहला मकसद ये था कि इससे पहले जब हम इस CNSA को पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली इसका सेक्शन जब 78 पढ़ते हैं, तो जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, अभी जब हम इसके नार्कोटिक ड्रग को इसकी डेफिनेशन क्लासेस की रोशनी में देखते हैं, तो हम 5 चीज़ें बुनियादी तौर पर पाते हैं: कोका लीफ, कैनबिस, हीरोइन, ओपियम, पोपी स्ट्रा। अब जब इसका 78 सेक्शन पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जिसको अब हम इंक्लूसिवली नार्कोटिक ड्रग कह रहे हैं, इससे पहले इस पर हर एक पर एक अलहदा से इनेक्टमेंट मौजूद थी। अब देखें, जब रिपील एंड सेविंग हम देखते हैं, तो दी ओपियम एक्ट, अभी ओपियम जो है दैट इज द पार्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, 1857, फिर ओपियम एक्ट 1878, फिर डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, फिर दी कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस ऑर्डिनेंस 1997। ये सारे के सारे मुख्तलिफ ड्रग्स पर अलहदा से इनेक्टमेंट मौजूद थी। अब पहला इस एक्ट का पर्पस ये हुआ कि जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं या कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं, उन सबको इकट्ठा कर दिया और उनमें वो चीज़ें जो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट, कुछ चीज़ें जो है वो सेव कर ली, इसके अंदर रहने दी, और कुछ लोग चीज़ें जो है उसमें से फॉर एवर जो है वो रिपील कर दी। तो फर्स्ट जो पर्पस इसका सामने आया वो ये आया कि जो नार्कोटिक ड्रग्स थी या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस थे या कंट्रोल सब्सटेंसेस थे, वो जो स्कैटर्ड थे डिफरेंट इनेक्टमेंट्स में से, उन सब के लिए एक इनेक्टमेंट जो है वो मुतारफ करवा दी गई, जिसको हम CNSA 1997 कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जब नार्कोटिक ड्रग हमने देखा, तो ये अब कंप्रीहेंसिव वर्ड है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 5 चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड हैं: कोका लीफ है, कैनबिस है, हीरोइन है, ओपियम है और पोपी स्ट्रा है। अच्छा, अब इसके साथ एक और टर्म जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस करवाई। जब साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को हम देखते हैं, तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को जो सिंपली 2Z उसका सबसेक्शन A के अंदर डिफाइन किया गया, उन्होंने सिंपल ये कहा कि जो इस CNSA के एंड पे ये शेड्यूल दिया गया है, उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस जो है इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं। अच्छा, इस टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बात बड़ी ज़रूरी है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को डेलिबरेटली लेजिस्लेचर ने अवॉइड किया यहाँ पर डिफाइन करने की वजह। क्यों? कि जब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की हम लेक्सिकोग्राफिकल लॉ की डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये वो ड्रग है, जो सब्सटेंस है जो अफेक्ट करता है आपकी वर्किंग ऑफ द ब्रेन को, जो चेंजेस काज करता है आपके मूड में, आपकी अवेयरनेस में, आपकी थॉट्स में, आपकी फीलिंग्स में, आपके बिहेवियर्स में। अब अगर इस डेफिनेशन को वो दे देते तो इस पर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे निकोटीन है, जिसमें जैसे कैफीन है, जैसा मारिजुआना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विच लीव impact upon your behavior, upon your mood, upon your mind। लेकिन उन्होंने ये कहा कि every psychotropic substance is not part of CNSA for the purpose of its prohibition or punishment। उन्होंने कहा कि सिर्फ वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इसका पार्ट है, प्रोहिबिटेड है और पनिशेबल है, जो कि इसके शेड्यूल में दे दिए गए हैं। तो डेलिबरेटली यहाँ पे लेजिस्लेचर ने अवॉइड किया इसको डिफाइन करने के वाले से। अच्छा, अब जब इसका ऑब्जेक्ट नंबर हम 1 पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सिर्फ 2 चीज़ें इसने लिखी, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इसके अंदर कंट्रोल्ड सब्सटेंस का जिक्र नहीं आया। जबकि हम जब 9C पढ़ते हैं, तो उसके अंदर
उसकी प्रोहिबिशन के हवाले से जब बात होती है तो स्पेसिफिकली जो लफ्ज यूज होता है वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस और नार्कोटिक सब्सटेंस सबका जिक्र होता है। अब ये देखें, जब अगर सेक्शन 6 के अंदर इसका बताया गया, आगे पनिशमेंट 9 में दी गई, कहा नो वन शैल प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, एक्सट्रैक्ट, प्रिपेयर, पोजेस, ऑफर फॉर सेल, सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीवर ऑन एनी टर्म्स व्हाटसोएवर, ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच एनी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंस। अब जब इसकी प्रोहिबिशन या पनिशमेंट की बात आई तो उन्होंने एक चीज और बीच में इनकॉर्पोरेट कर दी, एड अप कर दी, वो कर दिया कंट्रोल्ड सब्सटेंस। अब कंट्रोल्ड सब्सटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है सारी स्कीम को पढ़ने के बाद, वो ये होती है कि चूंकि उन्होंने कहा कि कंट्रोल्ड सब्सटेंस जब 2K के अंदर उन्होंने डिफाइन किया तो उनने ये कहा कि ये मीन्स एनी सब्सटेंस विच मे बी यूज्ड for the production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances। अब जब उन्होंने ये कहा कि वो सब्सटेंस विच यूज फॉर द प्रोडक्शन, प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, तो उन्होंने ये कह दिया कि अब कंट्रोल्ड सब्सटेंस भी जो है वो प्रोहिबिटेड और पनिशेबल है। तो बेसिकली अगर हम इसके पहले पर्पस को एक्सटेंड करें तो फॉर द प्रिवेंशन, इरेडिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ 3 substances this enactment was enacted, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस की रोकथाम के लिए। अब दूसरा इसका ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं वो है ऑब्जेक्ट नंबर 2 कि टू रेगुलेट द ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ नार्कोटिक एडिक्ट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू। अच्छा, अगर थोड़ा सा डिवेल्प उपान फर्दर करूं मैं पहले ऑब्जेक्ट पर, जैसा मैंने आगाज में एक स्टेटमेंट दी कि सारी की सारी प्रोविजन जो है वो CNSA की दे सेंटर अराउंड द पिवटल पॉइंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और कंट्रोल सब्सटेंसेस। वो कैसे? देखें, हर वो चीज इसके अंदर जब डेफिनेशन क्लास में हम देखते हैं, हर वो चीज जो कि इसकी प्रोडक्शन के लिए, इसकी मैन्युफैक्चर के लिए, इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसकी ट्रैफिकिंग के लिए, इसकी सेलिंग के लिए, इसकी परचेजिंग के लिए, और वो शख्स जो नार्कोटिक पेडलर है उसके एसोसिएट्स कैसे वो कन्वे करेगा, उस सारी की सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया। फिर उनकी आगे पनिशमेंट दे दी गई 4 से ऑनवर्ड्स। फिर उसके बाद अगर वो नार्कोटिक पेडलर्स हैं उनको पकड़ा कैसे जाएगा, उनको अरेस्ट कैसे किया जाएगा, उनको सर्च कैसे किया जाएगा, उनके एसेट्स को फ्रीज कैसे किया जाएगा, कन्फिस्केट कैसे किया जाएगा, उनकी फॉरफीचर कैसे की जाएगी, उनका बेल का प्रोसेस कैसे होगा। अगर इंटरनेशनली ये फिनोमेना है, बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है इस नार्कोटिक की, तो इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस कैसे ली जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस बुनियादी तौर पे इसकी प्रिवेंशन, इसकी इरेडिकेशन और इसके कंट्रोल के गिर्द ही घूमती है। अब अगर हम दूसरा इसका ऑब्जेक्ट देखें तो बेसिकली दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमें इसकी ऑफशूट ही लगता है कि अगर ये नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या कंट्रोल सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं तो उनसे जो लोग जो है इफेक्ट होंगे, उनकी रिहैबिलिटेशन और उनकी ट्रीटमेंट के लिए कहा गया कि उनको जो लोग इससे मुतासर हुए हैं, जो मुतासरीन हैं, उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाएगी, उनको रिहैबिलिटेट करवाया जाएगा। अगर इसकी स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू इस प्रोविजन की हम बात करें तो इसका जो सेक्शन 52 है और सेक्शन 53 है और सेक्शन 54 है, वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के मतलब बात करते हैं कि जो एडिक्ट्स हैं, सबसे पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी कि इनके जो इससे मुतासर लोग हैं, जो एडिक्ट्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करेगी ताकि ये पता चले कि कौन कौन से लोग इससे मुतासर हुए हैं। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इसके जो एक्सपेंसेस हैं डिटॉक्सिफिकेशन या डी एडिक्शन ऑफ द एडिक्ट लोगों के, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बियर करेगी। फिर आगे 53 के अंदर ये कहा गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो स्टैब्लिश करेगी डिटॉक्सिफिकेशन और डी एडिक्शन के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी आफ्टर केयर के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी सोशल इंटीग्रेशन के लिए और उनकी प्रोविजन ऑफ मेडिसिन के लिए। आगे 54 फिर उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक नेशनल फंड बनाएगी फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। वो एक पूल बनाएगी, उसके अंदर
ये सारी की सारी रिहेबिलिटेशन, उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये पैसे इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये पैसे आएंगे कहाँ से? उन्होंने कहा कि इस पूल के अंदर जो पैसे आएंगे वो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ग्रांट्स हो सकती हैं, वो सेल उन प्रोसीड की हो सकती है जो फोरफीट हुए हैं इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द नारकोटिक्स पेडलर्स। उसके बाद इनकी उन्होंने कहा कि सेल ऑफ प्रोसीड जो अनसर्विसेबल कमोडिटीज़ हैं उनसे जो पैसे आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे फिलंथ्रोपिस्ट हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो इसमें ग्रांट दे दें, वो आएंगे। एनी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट्स क्रेडिटेड टू द फंड, अगर फंड के अंदर पैसे हैं, आपने फर्दर उसे इन्वेस्टमेंट किया, उससे जो पैसे आएंगे वो इसके लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन इसका अगेन उन्होंने जो पर्पस लिखा वो इसके सबसेक्शन 3 के अंदर लिखा कि द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द फंड शैल बी टू मीट द एक्सपेंडिचर incurred in connection with the control and eradication of trafficking in and abuse of narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substance or treatment and rehabilitation of drug addicts for all or any related purpose as may be specified by the federal government। टाइम एंड अगेन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 3 वर्ड जो हैं वो अगेन एंड अगेन यूज हो रहे हैं, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। ये तो था इसका जो पहला क्वेश्चन था हमारा इस हवाले से कि इसकी इनेक्टमेंट का पर्पस क्या था। इसको फर्दर अगर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका रेफरेंस दे सकते कि कैसे इसे प्रिवेंट किया जाएगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, पीनल इसके अंदर सेक्शन दे दिए गए, ये सारी की सारी चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स दिस मटीरियल इज सफिशिएंट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि इट इज़ ये फार्मूलेट किया था कि इट इज़ कॉन्स्पिक्यूसली नोटिसेबल दैट sentences provided by CNSA 1997 are prescribed with reference to quantity of the recovered contraband narcotic substance and not with the reference to the kind or nature of the recovered contraband narcotic substance, discussed in the light of landmark judgment reported as known as a sentencing policy judgment। अब फेलो जब हम इसको, और ये रिपोर्ट हुई PLD 2009 लाहौर पेज 262। अब जब हम सेक्शन 9 को एक्सक्लूसिवली रीड आउट करते हैं तो सेक्शन 9 की जो वर्डिंग है, पहले मैं वो आपके सामने रीड आउट करता हूँ, फिर थोड़ा सा इस जजमेंट के हवाले से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटेंसिंग पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करवाई लाहौर हाई कोर्ट ने वो क्या थी बेसिकली। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अंदर कुछ एक्ट्स जो है वो इन्यूमरेट करवा दिए गए और उनकी आगे पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 9 के अंदर दी गई। जैसे सेक्शन 6 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग, इसके अंदर सारी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, प्रिपरेशन, पोजेशन, सेल, सेलिंग, परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरिंग, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पैच ऑफ नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और कंट्रोल सब्सटेंस, सारी की सारी चीज़ें आ गई। आगे सेक्शन 7 के अंदर इसकी इंपोर्ट इनटू पाकिस्तान या एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान या ट्रांसपोर्ट विद इन पाकिस्तान और ट्रांसशिप यानी शिप्स के जरिए इसकी इसको पहुंचाना जो है इसके अंदर शामिल। सेक्शन 8 के अंदर उन्होंने कहा कि ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग द ट्रैफिकिंग नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंस, ये इसके अंदर आ गए। अच्छा, जब इन एक्ट्स की पनिशमेंट सेक्शन 9 के अंदर दी गई तो हम देखेंगे कि स्ट्रेट अवे विदाउट कैटेगराइजेशन विद रेफरेंस ऑफ काइंड और नेचर और क्वालिटी ऑफ द कंट्राबैंड, जनरल जो है वो एक पनिशमेंट दे दी गई। कहा गया कि whoever contravene the provisions of section 6, 7 और 8 shall be punishable with, यानी अगर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, कंट्रोल सब्सटेंसेस या नार्कोटिक ड्रग्स की पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या उसकी ट्रैफिकिंग अगर कोई बंदा करता है, अगर उसकी जो अमाउंट है वो लेस देन 100 ग्राम्स है या लेस है तो उसकी पनिशमेंट ने कहा जी कि एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। अब जब ये 9A को हम पढ़ते हैं, इसी तरह 9B को हम पढ़ते हैं कि अगर इन तीनों की जो है वो पोजेशन जो है, अगर उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ट्रैफिकिंग, ट्रांसशिप या उसकी फाइनेंसिंग जो है वो इन्वॉल्व है और उसकी जो है वो 100 ग्राम से ज़्यादा है और 1 किलोग्राम से कम है। इसी तरह 9C के अंदर उन्होंने कहा जी कि 1 किलोग्राम और उससे
ऑनवर्ड्स ज़्यादा जो है वो 9C के अंदर जो है वो पनिशेबल दी गई। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ एस्टोनिशिंग थी और टिल 2009 इस पे किसी ज्यूरिस्ट की नज़र ही ना पड़ी, वो ये थी कि अब जब हम नारकोटिक ड्रग को देखते हैं तो उसके अंदर भंग भी आती है, उसके अंदर बुक्की भी आती है, उसके अंदर पोस्ट भी आती है, उसके अंदर पोपी भी आती है, उसके अंदर कोकेन भी आती है, उसके अंदर चर्स भी आती है। अब जब हम ये देखते हैं, एक तो इसकी क्वांटिटी को भी मद्देनजर ना रखा गया कि फॉर एग्जांपल अब उन्होंने कहा जी कि 1 ग्राम से 100 ग्राम तक 9A लगेगा और आगे 100 ग्राम से ज़्यादा 1 किलोग्राम तक जो है उन्होंने कहा जी कि ये 9B लगेगा। अब अगर 100 ग्राम और आगे इतना 200, 300, 400, 500 इसके अंदर इतनी लंबी पनिशमेंट पर भी उन्होंने सिर्फ 9B लगाया। आगे 1 किलोग्राम के आगे फिर जितना भी है उन्होंने फिर 9C दे दिया। आगे उसकी अगरचे उन्होंने कहा कि इफ़ द क्वांटिटी एक्सीड 10 किलोग्राम द पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस दैन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन 10 किलोग्राम अगर 9 किलोग्राम है, अगर 8 किलोग्राम है, 7 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है, तो इस हवाले से कोई कैटेगराइजेशन ना की गई। अब दो चीज़ें थी जब ये मैटर टेकअप हुआ बिफोर दी हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, वो दो चीज़ें थी। उन्होंने ये कहा कि एक चीज़ तो ये है कि जो इसकी क्वांटिटी है उसको कैटेगराइजेशन इसकी की जानी चाहिए कि अगर जो है वो 100 ग्राम और आगे 1 किलोग्राम इनके दरमियान इतना फासला है, अगर 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, 400 ग्राम है, तो इस पर आगे जो है वो कैटेगराइजेशन होनी चाहिए कि इसकी पनिशमेंट इतनी होगी, इसकी पनिशमेंट इतनी होगी और इसकी पनिशमेंट इतनी होगी। और दूसरी बात जो उनके सामने थी वो ये थी कि जब हम कंट्राबैंड को देखते हैं तो दो चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, एक उसकी वैल्यू और दूसरी उसकी हार्मफुलनेस, कि अगर एक कोकेन है वो थोड़ी मिकदार में भी बहुत इंजूरियस टू हेल्थ है और दूसरी तरफ भंग है वो आम लोग पर अमूमी तौर पे जो है उसको पकौड़ों वगैरह में या वैसे जो है वो उसको पी लेते हैं या खा लेते हैं। इसी तरह दूसरी जो है वो पोस्ट है अमूमी तौर पे ले लेते हैं, दैट इज़ नॉट दैट मच इंजूरियस एज कम्पेयर टू चर्स एंड कोकेन। उनने कहा कि इसकी जो पनिशमेंट है वो दो चीज़ों के रेफरेंस से होनी चाहिए, एक तो इसकी काइंड और इसकी नेचर को मद्देनजर रखते हुए इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। ये जजमेंट बहुत मशहूर हुई, सो फार इन फील्ड है और इट इज़ बीइंग फॉलोड बाय ऑल दी ट्रायल कोर्ट्स वाइल पासिंग पनिशमेंट्स। अब इसके अंदर जो रेलिवेंट पोर्शन है ये आपने खुद भी इसको पढ़ लिया, रेलिवेंट पोर्शन फॉर दी कन्वीनियंस ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट प्रेजेंट ओवर हेयर, कि वो इसको हेयर कर लें। ये जजमेंट मैंने पहले बता दी कि ये जो रिपोर्ट हुई है PL 2009 लाहौर पेज 362 है। इसका रेलिवेंट पोर्शन मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग हमारी इसकी डेवलप हो गई है। उन्होंने कहा कि फाइनली कंक्लूड करते हुए इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि इट इज़ कॉन्स्पिक्यूअसली नोटिसेबल दैट the sentences provided by the Control of Narcotic Substance Act 1997 are prescribed with reference to quantity of the recovered contraband narcotic substance and not with reference to the kind or nature of the recovered contraband narcotic substance. Different kinds of contraband narcotic substances covered by the Control of Narcotic Substance Act 1997 vary sharply in their harmful nature or dangerous effects, as a huge quantity of one substance may be less harmful or dangerous than a small quantity of another substance. Thus, in many situations, a sentencing approach based only upon quantity of the recovered substance may lead to unjust and oppressive results and to punishments which may be unduly cruel and harsh. अब उन्होंने इसके आगे फिर ये एक पूरी जो है वो सेंटेंसिंग पॉलिसी दे दी। फॉर एग्जांपल उन्होंने बांग से शुरू किया कि अगर अप टू 30 ग्राम है तो इम्प्रिजनमेंट उन्होंने कहा 3 months एंड फाइन RS 1000 आर इन डिफॉल्ट फॉर 15 days। अगर 30 ग्राम से ज़्यादा है तो उन्होंने फिर इसकी 6 month कर दी, सो एंड सो फोर्थ। उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दी विद द रेफरेंस टू द क्वांटिटी एज वेल एज विद रेफरेंस टू द क्वालिटी, काइंड एंड नेचर। तो ये था हमारा जो कि एक पोटेंशियल। ये फेलोस आज की इस सेशन का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, एज पर सेक्शन 36 रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट
shall be admissible as an evidence of the fact stated therein without formal proof, and such evidence shall, unless rebutted, be conclusive. What are the essential requirements if not complied with by government analyst while preparing reports regarding narcotic drug, psychotropic substances, controlled substances? Report become inconclusive, suspicious and untrustworthy. Discussed in the light of section 35, 36, Rule 6 of CNSA Government Analyst Rules 2001 and landmark judgments known as protocol judgments reported as State versus Khairul Bashar etc. Dear fellows, CNSA या नारकोटिक्स के हवाले से ड्यूरिंग जब हम इसको पढ़ रहे थे तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये बात आपके सामने रखी थी कि जो ऑनस ऑफ प्रूफ है एज़ कंपेयर टू ऑर्डनरी केसेस, यहाँ पर इनिशियल जो है वो ऑनस ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करने के बाद ये शिफ्ट हो जाता है इस पर अक्यूज पर। अब ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर था CNSA के अंदर। दूसरा डिस्टिंक्टिव फीचर इसके अंदर ये है कि इसके अंदर सारी की सारी जो प्रोसीडिंग है वो उसका मेन जो थ्रस्ट है वो जो PFSA की रिपोर्ट है उस पर होता है, इसलिए कि जो कंट्राबैंड रिकवर हो रहा है वो बेसिकली प्रॉपर्टी है जिसको चेक किया जाना है और जिसकी बुनियाद पर आगे पनिशमेंट होनी है। इसलिए CNSA के सेक्शन 35, 34, 35 और 36 के अंदर और गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स 2001 के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन दे दी गई कि अगर एक कंट्राबैंड नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कंट्रोल्ड सब्सटेंस जो है रिकवर हो रहा है तो उसको जजमेंट्स के अंदर ये भी आया कि प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी के साथ आपने PFSA भेजना है, यानी जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसके पास भेजना है। अब वो उसे एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद जो वो रिपोर्ट देगा सेक्शन 36 के तहत वो पर सी एडमिसिबल है। पर सी एडमिसिबल का मतलब ये है कि ऑन इट्स ओन जो है वो एडमिसिबल है, वो जो एनालिस्ट है उसको आकर एविडेंस उसकी इंडोर्समेंट के लिए या उसको ओन करते हुए या उसको सपोर्ट करते हुए देने की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन 36 जो है इसकी एडमिसिबिलिटी और इसकी कंक्लूसिवनेस ऑफ दी एविडेंशियल वैल्यू की बात करता है। अब सेक्शन 36 फर्दर ये कहता है कि जब वो रिपोर्ट आ जाएगी वो रिपोर्ट जो है वो कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस है फॉर पासिंग कन्विक्शन और फॉर पासिंग पनिशमेंट। अब जब इसको 36 की इस जो एविडेंशियल वैल्यू अटैच कर दी सेक्शन 36 ने इस PFSA रिपोर्ट या गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट के साथ उससे इस रिपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जब वो कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस इसे कह रहा है तो मीनिंग देयर बाय कि सोनली इफ अदर पीसेस ऑफ एविडेंस जो है आर कंसिस्टेंट विद दिस PFSA रिपोर्ट तो सोनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस PFSA रिपोर्ट जो है उसे सजा दी जा सकती है। अब जब इतनी इंपॉर्टेंस थी इस रिपोर्ट की तो इस पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थी उसने 3-4 दफ़ा इस मैटर को टेकअप किया और उनने ये कहा कि अटमोस्ट केयर एंड काशन मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट वाइल प्रिपेयरिंग दिस रिपोर्ट, इसलिए कि किसी बंदे की जिंदगी और मौत का सवाल है और व्हाट ओपिनियन इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट blindly that is being followed by the government, presuming that this report is correct, this report is having conclusive evidentiary value और उसकी बुनियाद पे वो उसे सजा दे रहा है। अब उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने ये कहा कि ये कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस है तो उन्होंने ये कहा कि जब जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो जब इसको प्रिपेयर करेगा तो ईच एंड एवरी डिटेल को विद अटमोस्ट अटेंशन जो है वो प्रिपेयर करेगा। और इसके अंदर उन्होंने एक जो प्रोटोकॉल जजमेंट के नाम से ये जजमेंट मशहूर हुई 2018 SCMR 2039, इसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी कि जब वो प्रिपेयर करेगा तो वो तमाम प्रोटोकॉल्स को ऑब्जर्व करेगा। अब प्रोटोकॉल्स क्या हैं? प्रोटोकॉल्स बुनियादी तौर पे वो प्रोसीजर है जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स के अंदर दिया गया है और
सुपीरियर कोर्ट्स ने उसे एलुसिडेट किया है। वो रेलेवेंट पोर्शन इस जजमेंट का मैं आपके सामने रखता हूं जहां पे इन प्रोटोकॉल्स को डिफाइन किया गया। कहा गया कि रूल 6 डील करता है इन प्रोटोकॉल्स और प्रिपरेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। रूल 6 ऑन द अदर हैंड stands on a different statutory footing. It provides that report of the government analyst after the test and analysis is to furnish the result together with the full protocols of the test applied. The accuracy of test and analysis and the correct application of full protocols alone can determine if the recovered substance is narcotic drug or a psychotropic substance or a controlled substance. क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू डिटरमन एज टू वेदर कंट्राबैंड, अलेज्ड कंट्राबैंड विच हैज बीन रिकवर्ड बाय द एक्यूज्ड, वो एक्चुअली कंट्राबैंड है भी या नहीं है। अगर वो कहता है, एनालिस्ट ये कहता है कंट्राबैंड नहीं है, तो इस बुनियाद पे उसकी एक्विटल हो जाएगी। अगर वो कहता है कंट्राबैंड और इस रिपोर्ट अदर एविडेंस जो इसको कराबोरेट कर रही है उसकी बुनियाद पे इसकी कन्विक्शन हो जाएगी। अब उन्होंने आगे कहा कि प्रोटोकॉल है क्या बुनियादी तौर पे। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल मीन्स एन एक्सप्लिसिट डिटेल्ड प्लान ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, procedure or test or precise step-by-step description of a test including the listing of all necessary reagents and all criteria and procedure for the evaluation of the test data। वो ये कह रहे हैं कि जब वो इसको प्रिपेयर कर रहा है और जो टेस्ट अप्लाई कर रहा है उसको टेस्ट करने के लिए आया कि ये कंट्राबैंड है या नहीं है, एवरी स्टेप वो डिस्क्राइब करेगा और बताएगा कि कौन सा टेस्ट मैंने अप्लाई किया जिससे मैंने ये डिटरमिन किया कि ये कंट्राबैंड है। अगर रूल 6 रिक्वायर्स दैट फुल प्रोटोकॉल्स ऑफ द टेस्ट अप्लाइड बी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट। एवरी टेस्ट हैज इट्स प्रोटोकॉल्स which are internationally recognized and a test without the observance of its protocols has no sanctity. Full protocols include a description of each and every step employed by the government analyst through the course of conducting a test. Hence the report under Rule 6 must specify every test applied for the determination of the seized substance with the full protocols adopted to conduct such tests. अब प्रोटोकॉल टेस्ट का हमें ये पता चल गया कि हर वो स्टेप विच इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट ऑन द कंट्राबैंड वो उसका उसमें डिस्क्राइब करेगा। अब अगर वो प्रोटोकॉल को कंप्लाई विद नहीं करता, इस पे फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या की जो कि प्रोटोकॉल जजमेंट के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने कहा रूल 6 से देयरफॉर इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज एनी रिपोर्ट फॉर्म 2 given by the Rule 6 of Government Analyst 2001 failing to give details of the full protocols of the test applied will be inconclusive, unreliable, suspicious and untrustworthy and will not meet the evidentiary value assumption attached to the report of the Government Analyst under section 36(2). Resultantly, it will hopelessly fail to support conviction of the accused. The court has already emphasized the importance of protocols in Ikramullah case. ये fellows ये था जो प्रोटोकॉल जजमेंट के हवाले से या नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 36 रूल 6 गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स 2001 और प्रोटोकॉल जजमेंट्स को अगर नॉन कंप्लायंस की जाए तो ये अपनी कंक्लूसिवनेस ही खो दे। ये फेलोस फोर्थ क्वेश्चन हमारा आज का इस सेशन के हवाले से है कि डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ बेल विद रेफरेंस टू सेक्शन 51 ऑफ CNSA 1997। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि CRPC टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ एप्लीकेबल अपॉन द केसेस ऑफ CNSA 1997, उसमें इस सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि CRPC किन किन सूरतों में CNSA के केसेस पर अप्लाई करता है और किन सूरतों में अप्लाई नहीं करता। उनमें एक सेक्शन बेल का भी है जो कि सेक्शन 51 है। जब सेक्शन 51 को हम पढ़ते हैं ये दो पार्ट्स में है। एक पार्ट में स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली कैटेगोरिकली ये बात लिखती गई कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 496 एंड 497 of the criminal procedure code, bail shall not be granted to an accused person charged with an offence under this act or under any other law relating to narcotics where the offence is punishable with death। पहले पार्ट में ये कहा गया कि
CRPC का जो सेक्शन 496 है विच डील्स विद द बेलेबल ऑफेंसेस एंड सेक्शन 497 विच डील्स विद द पोस्ट अरेस्ट बेल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ने कहा कि अगर CNSA का कोई ऑफेंस है एंड विच इज़ पनिशेबल विद डेथ, उस पर सेक्शन 496 और 497 अप्लाई नहीं होगा। व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट कि उस पर अप्लाई नहीं होगा, मीनिंग देयर बाय द ग्राउंड्स विच आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 497 they are not available to the accused who has been alleged to commit offence under section under CNSA Act 1997। उसमें ग्राउंड्स क्या है? उसमें ग्राउंड ये है कि अगर टेंडर एज है, अगर फीमेल है, अगर ओल्ड एज है, तो वहाँ पे ग्राउंड है दैट कैन बी एजिटेटेड फॉर सीकिंग ग्रांट ऑफ बेल बिफोर द कोर्ट। वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर केस इज ऑफ अ फर्दर इंक्वायरी, वहाँ पे ग्राउंड है जो आप एजिटेट कर सकते हैं कि इसकी ग्राउंड पर मुझे जो है वो बेल ग्रांट की जाए। हम आगे देखते हैं स्टैट्यूटरी ग्राउंड है, इफ़ द केस इज ऑफ पनिशेबल विद डेथ, तो 2 साल तक अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ तो आप ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड ऑफ डिले एजिटेट कर सकते हैं कि इसकी बुनियाद पर मुझे बेल ग्रांट की जाए। सो एंड सो फोर्थ। फिर आगे कैटेगराइजेशन है प्रोहिबिटरी क्लास की और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास की, कि अगर इफ़ द केस फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल विद 10 ईयर और अबव, तो वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करेगा, जिसका मतलब ये है कि बेल शेल नॉट बी ग्रांटेड एज अ रूल, रादर इट विल बी ग्रांटेड एज एन एक्सेप्शन। और अगर प्रोहिबिटरी क्लास से फॉल नहीं करता तो फिर एज अ रूल ग्रांट की जाएगी और एज ए एक्सेप्शन जो है विद होल्ड की जाएगी। अब जब उन्होंने कहा कि 496 एप्लीकेबल नहीं है, तो सबसे पहली बात ये आई कि बेलेबल नहीं है। दूसरी बात यह आई कि 497 के अंदर जो ग्राउंड्स हैं, जो कंसेशंस हैं अवेलेबल टू द अक्यूज्ड इफ ही फॉल्स दोज कैटेगरीज विच आई हैव मेंशन्ड एज अ ग्राउंड्स, तो वो उनको उनका फ़ायदा ले सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका फ़ायदा नहीं ले सकता। अब अगला क्वेश्चन ये जन्म लेता है कि क्या ये वाली बात जो है वो पार्ट 2 पर भी अप्लाई करती है या नहीं करती। पार्ट 2 ये कहता है इन द केस ऑफ अदर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, bail shall not be normally granted unless the court is of the opinion that it is a fit case for the grant of bail and against the security of a substantial amount। ये हमारे पास जजमेंट है 2007 PCRLJ पेज 875। इसके अंदर ये लिखा कि जो एप्लीकेशन विद रिगार्ड टू द एक्सक्लूजन ऑफ सेक्शन 496 और 497 ये पहले पार्ट पर अप्लाई होता है, दूसरे पार्ट पर अप्लाई नहीं होता। मीनिंग देयर बाय कि सेक्शन 496 और 497 के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो अगर पार्ट 2 में केस फाल कर रहा है तो वो नारकोटिक्स में भी अप्लाई अवेलेबल होगी। लेकिन इसके अंदर जो और एक चीज़ हमारी अटेंशन जो है वो ड्रा कर रही है वो ये है कि जब ये लिख दिया गया कैटेगोरिकली कि उसको बेल ग्रांट ही नहीं की जाएगी, लिखा गया बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड फर्स्ट पार्ट में, अगर ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ तो 9C का तो हर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है। तो फिर हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि 9C में भी बेल्स हो रही होती हैं, तो फिर ये क्यों हो रही होती है। 2 जजमेंट्स इस हवाले से बड़ी गाइड करती हैं हमें। एक 2000 PCRLJ पेज 945, इसके अंदर ये लिखा गया कि अगर एविडेंस ही सिरे से मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर PFS से रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ जाती है, वो ये कहते हैं दी प्रॉपर्टी विच वॉज रिकवर्ड फ्रॉम दी अक्यूज पर्सन allegedly to be a contraband or narcotic drug or psychotropic substance or control substance, वो इनमें से किसी में भी फाल ही नहीं करती। तो फिर ये जजमेंट ये कहती है कि ये बार जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी एक लैंडमार्क जजमेंट जो आपको पढ़नी भी चाहिए वो है 2012 SCMR पेज 573। इजाज़ अफजल खान साहब सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ये जजमेंट जो है वो ऑथर की। उन्होंने ये कहा कि जब बेल 51 सेक्शन CNSA 1997 के तहत आप बेल की एप्लीकेशन सुन रहे होंगे तो आप ये चीज़ मद्देनज़र नहीं रखेंगे कि इस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है।
यानी जब हम 9C पढ़ते हैं तो उसके अंदर पनिशमेंट कितनी है, डेथ है, उसके अंदर पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसके अंदर पनिशमेंट 14 ईयर है, ऐसा ही है ना। उन्होंने ये कहा कि जब आप बेल एप्लीकेशन एंटरटेन कर रहे होंगे उस वक्त आप देखेंगे कि इन द अवेलेबल सर्कमस्टांसिस एंड इन द अवेलेबल मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इस पर इसको कितनी सज़ा हो सकती है वो आप मद्देनजर रखेंगे। अगर आप समझते हैं तो 14 तो ये बार जो है वो उठ जाएगी, अगर आप समझते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये बार उठ जाएगी। फिर उसको सारी चीज़ें टू द एक्सटेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 14 ईयर्स वो सारी चीज़ें 497 वाली से अवेलेबल हो जाएंगी। बट इफ द कोर्ट विच इज एंटरटेनिंग द बेल एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज पर्सन और वो समझती है कि अवेलेबल मटेरियल के अंदर इसको डेथ सेंटेंस हो सकती है, इतना मटेरियल मौजूद है, तो फिर ये बार अप्लाई होगी। इस हवाले से ये जजमेंट बड़ी अहम है कि जो ये बार है उसको उन्होंने इस पैमाने में रिलैक्स कर दिया। तो ये था हमारा सेक्शन 51 पर क्वेश्चन जो बेल पर बन सकता था, जो डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल अंडर CRPC। फेलोस, आज के इस सेशन के हवाले से जो 5वां हमारा क्वेश्चन है वो है टू व्हाट एक्सटेंट CRPC इज एप्लीकेबल इन CNSA केसेस, डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ CNSA एक्ट 1997। जब CNSA एक्ट 1997 इन टोटलिटी हम इसको एग्जामिन करते हैं या परूज करते हैं तो सबसे पहला सेक्शन जो इस हवाले से हमें मिलता है वो सेक्शन मिलता है 25। सेक्शन 25 ये कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्सेप्ट दोज ऑफ सेक्शन 103 शेल म्यूटेंडिस अप्लाई टू ऑल सर्चेज एंड अरेस्ट insofar as they are not inconsistent with the provisions of section 20, 21, 22 and 23 to all warrants issued and arrests and searches made under these sections। पहली बात ये करता है कि CNSA के केसेस में सेक्शन 103 CRPC का अप्लाई नहीं होगा। 103 ये कहता है कि जब आपने कोई रिकवरी करनी है तो वहाँ पर आपने इंडिपेंडेंट, नोटेबल, रिस्पेक्टेबल 2 पर्सन्स ऑफ द लोकेलिटी बतौर विटनेसेस लाने हैं और उनको वहाँ पे उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करनी है जब आपने वहाँ पे रिकवरी की है। अगर आपने वो कंप्लाई विद नहीं किया तो CRPC के अंदर उसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन कहा गया कि कंट्राबैंड है, अगर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, कंट्रोल सब्सटेंसेस या नारकोटिक ड्रग्स अगर रिकवर होती हैं तो वहाँ पर पुलिस जब रिकवरी कर रही है तो वहाँ पर कंप्लायंस विद सेक्शन 103 जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो अप्लाई नहीं होगा और ना ही अगर इसकी नॉन कंप्लायंस होती है तो कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। इसके अलावा इसके अंदर ये कहा कि इसकी सर्च के हवाले से, अरेस्ट के हवाले से CRPC की सारी प्रोविजन अप्लाई होंगी एज लॉन्ग एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद सेक्शन 20, 21, 22 एंड 23। 21 जो है वो पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट के साथ डील करता है कि अगर जो पुलिस ऑफिसर है वो ये समझता है कि अगर मैंने सर्च वारंट इशू करवाया तो उतनी देर तक ये शख्स जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो कंसीव कर देगा एविडेंस और उसको फैसिलिटी मिल जाएगी और वो एस्केप कर जाएगा। तो फिर वो उसमें रेड कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। इसी तरह जो उसकी पावर है, पावर टू सीजर एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेस, वो पब्लिक प्लेस पे किसी को रोककर किसी की गाड़ी को जो है वो चेक कर सकता है। इसी तरह सेक्शन 23 है पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस, वो किसी भी शख्स को किसी भी जगह पर किसी भी गाड़ी पर जो है वो रोककर उसकी तलाशी ले सकता है कि इसके अंदर कंट्राबैंड तो नहीं, या इसके अंदर नारकोटिक ड्रग तो नहीं, या इसके अंदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस तो नहीं, या कंट्रोल सब्सटेंसेस तो नहीं। तो इस तरह CRPC जनरली अप्लाई करेगी, लेकिन अगर वो इनकंसिस्टेंट विद दीज सेक्शन आएगी तो वहाँ पर उसका ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा और इसकी स्पेशल प्रोविजन जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएंगी। आगे सेक्शन 47 ये कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ये ट्रायल के मतलब बात करता है, कहता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हियर इन आफ्टर referred to as the code including provision relating to confirmation of a death sentence shall apply to trials and appeal before a special court under this act। यानी जिस तरह ट्रायल कंडक्ट होता है CRPC के तहत उसी तरह ट्रायल यहाँ पर भी जो है वो कंडक्ट होगा।
आगे सेक्शन 51 है बेल के हवाले से, वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया कि सेक्शन 496 और 497 जो है वो अगर केस जो है वो ऑफेंस है पनिशेबल विद डेथ तो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। फिर हमने आगे फर्दर ये भी पढ़ लिया कि या ये बार जो है एब्सोल्यूट है या कि कहीं पर ये रिलैक्स हो सकती है। इसके अलावा इसके इस हवाले से सेक्शन 74 है, वो ये है कि जब हम पढ़ते हैं CRPC के सेक्शन 516A या 517 या 523 तो वहाँ पर स्पुर्दारी की बात होती है कि वो चीज़ वो प्रॉपर्टी जिसके साथ ऑफेंस कमिट होता है और जो वो प्रॉपर्टी विच इज़ यूज फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस उसकी स्पुर्दारी के हवाले से बात होती है। लेकिन यहाँ पर कैटेगोरिकली ये लिख दिया गया कि कोई भी सेक्शन जो 523 के अंदर बात दी गई है रिलैक्सेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर कोई कंट्राबैंड रिकवर होता है, कोई सब्सटेंस साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मिलता है, कोई कंट्रोल सब्सटेंस मिलता है, उसकी पोजेशन में मिलता है, सेलिंग करते हुए मिलता है, परचेजिंग करते हुए मिलता है, ट्रांसपोर्टिंग करते हुए मिलता है, ट्रैफिक करते हुए मिलता है, इंपोर्टिंग करते हुए मिलता है या एक्सपोर्टिंग करते हुए मिलता है, तो उसकी जो सुपुर्दारी जो है वो नहीं दी जाएगी। ये एब्सोल्यूट बार है। ये सेक्शन थे जो कि एप्लीकेशन ऑफ CRPC अपॉन द केसेस ऑफ CNSA 1997 के साथ डील करते थे, जो मैंने आपके सामने रखे। नेक्स्ट सेशन में हम फर्दर क्वेश्चन को टेकअप करेंगे, इनको हम होपफुली नेक्स्ट सेशन में जो है वो कंक्लूड कर देंगे। थैंक यू सो मच।